शुभ, कैन यू hear me clearly? यस सर। कल आप नहीं थे शुभ क्लास में? हाँ सर, मैं कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा, चलो तो शुभ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, वो पुराने लेक्चर्स तुमको देखने पड़ेंगे। वो यूट्यूब पे हैं वो हाँ जो सर, मैं। मैं 2-3 दिन में देख लूंगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड करके हम लोगों का चैप्टर है। सो इट इज बेसिकली अ लॉ framed in UK for the purposes of एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। कि भाई कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा कैसे, कैसे वो लोग गवर्न करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्न करना। कैसे गवर्न करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे अपनी कंपनी को, बिजनेस को, उसके ऊपर ये कोड है। क्यों है इसका? एक बड़ा रीजन है क्योंकि देखो जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें रिसोर्सेज पब्लिक के उतने ज्यादा एंगेज होते हैं। सो वी डोंट वांट मिसमैनेजमेंट, या वी डोंट वांट द कंपनी टू बी मैनेज इन अ वे जिससे कि वो कंपनी कल को बंद हो जाए, लॉस हो जाए। तो वो क्योंकि एक इंडिविजुअल लॉस नहीं है, वो जनरल लॉस है, कॉमन लॉस है, टू द पब्लिक है, टू द नेशन है, टू द इकोनॉमी है। तो उस वजह से हमने ये कोड यहाँ पे बनाया है। अभी कोड काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता है। ठीक है, 5 मेजर हेड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग 3 हेड पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों का 4th हेड चल रहा है। वो बात करता है किसके बारे में? वो बात करता है ऑडिट के बारे में, वो बात करता है रिस्क के बारे में, एंड इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है, सो ये जो कोड है इट इज बेसिकली पुटिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द शोल्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की रहती है। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सब चीजें बताई गई हैं। कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। ऑडिट कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑडिट कमेटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना बाकी रह गया था। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कह रहे हैं दैट कि भाई बोर्ड को एक कमिटी बनानी है टू बी कॉल्ड एज द ऑडिट कमिटी। ठीक है, इस कमिटी में मिनिमम 3 मेंबर्स रहेंगे। तीनों के तीनों मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, उनमें से एक मेंबर्स का एटलीस्ट वन, उनमें से एटलीस्ट वन पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको कि रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्सपर्टीज उसके पास हो, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में समझता हो। ये चीज है। दूसरा इन्होंने बोला है कि भाई इस कमेटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना नॉन एग्जीक्यूटिव्स की, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ लाइजिंग क्रिएट करना। काम क्या क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट वैसे ही पढ़ चुके हैं पूरा। एक्सटर्नल ऑडिट को लेकर की कुछ ड्यूटीज है, विसल ब्लोइंग का काम करना है आपको, ये सारे काम इनको करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? सिमरन, वैदिक, शुभ, ऐसे अभी इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, वापस बात समझ में आ जाएगी। कोई चीज नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी। ठीक है शुभ? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ से हम लोग थोड़ा ऑडिट कमेटी का जो पार्ट नहीं पढ़ा था वो पढ़ना रह गया था, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लेट नाउ सी हियर दैट कि भाई जो ऑडिट कमेटी का ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या। कमेटी बनाया तो उसको बनाया क्यों, उसका पर्पस क्या बनाने का? उसको बनाने का पर्पस है एक तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। ठीक है ना, नाउ सी देखो, इन्होंने, जब आप एसीसी में कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो दो पर्पस है उसको पढ़ने के। फर्स्ट टू गेन दी नॉलेज, ठीक है, एंड टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है ना, एंड दी क्रिटिकल रीजनिंग। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों करी गई है ना। ठीक है, सिर्फ ये जानना कि ये चीज है इससे काम नहीं चलेगा, हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलरली कोई चीज करी क्यों गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है ना। तो ये हम लोग समझते हैं। देखो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में बोला कि भाई ऑडिट कमेटी बनाओ, क्यों बनाओ? तो फर्स्ट द पॉइंट इज टू इंक्रीज द पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? तो ऑडिट कमेटी के होने से पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, इन द क्रेडिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पब्लिश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द अनऑडिटेड। देखो जैसे ऑडिट कमेटी होती है तो ऑडिट कमेटी के पीछे जब काम किया जाता है तो काम करने वाले लोग कौन है? वो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है,
शुभ पता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? सिमरन तुमको तो पता है, वैसे तुमको पता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में? यस सर। यस सर। शुभ पता है तुम्हें? सर थोड़ा बहुत पता है, लॉ में पढ़ा। कोई बात नहीं। तो हाँ, वही मतलब जो लॉ में पढ़ा है कुछ अलग नहीं हो जाएगा, वही चीज है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु आर इन्वॉल्वड इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ऑन द अदर हैंड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दे डू नॉट participate in day-to-day activities. They are overall part of the corporate conscious. They bring their expertise into the कंपनी, और बेसिकली उनका काम ये है कि भी वो ये वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंट्रोल में रखते हैं काम करने में, वो अब्यूज ऑफ पावर नहीं करने देते उनको, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास चल जाती है। अब जो लोग डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट है, अब वो कैसे इंडिपेंडेंट है वो पढ़ा है हम लोगों ने, वो लॉ का ही पार्ट है कि भाई कौन सा पर्सन नॉन एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जो कमिटी बनती है उसमें ज्यादातर लोग बेटा देखो जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होते हैं, सभी लोग में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब कमिटी बनी है, वो बेसिकली उसका एक मेन पर्पस ये है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो असिस्ट करेगी यहाँ पे ऑडिटर को, ठीक है। जो आपका एक्सटर्नल ऑडिट होगी या इंटरनल ऑडिट होगी, इनको यहाँ पे असिस्ट करने के लिए, इनको यहाँ पे कॉर्पोरेट करने के लिए, और ये ध्यान देने के लिए कि ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट रहे। सो दैट दैट इज द थिंग विच बेसिकली इज द वर्क ऑफ दिस ऑडिट कमिटी। तो जब आप ऑडिटर को हेल्प करोगे ना, उसका काम बनेगा। ऑडिटर का काम क्या है, हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है टू चेक दिस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू। यही हमारा काम है भाई, हम लोगों को तो ओपिनियन ही देना है ले दे करके, हाँ है ना। है ना भाई, हम लोगों का यही यस काम सर। होता है, यस और नो। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा बोर्ड से बहुत ज्यादा काम पड़ता है, बट बोर्ड में दोनों तरीके के लोग हैं। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑडिटर से बहुत सारी बातें कर सके, है ना, सारी क्वेरीज उसकी सॉल्व कर सके, उसको कॉपरेट कर सके। कोई परचेज डायरेक्टर है, कोई सेल डायरेक्टर है, कोई मार्केटिंग का डायरेक्टर है, कोई फाइनेंस का डायरेक्टर है, सब चीजें। तो उनके पास उनके खुद के बहुत सारे काम है। वेयर एज ऑन दी अदर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो उनके पास ये सारे काम नहीं होते हैं। वो ये उनका काम ही स्पेसिफिकली इन सब चीजों के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो कॉपरेशन आपको चाहिए, ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन आपको चाहिए, वो जो सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें आपको ऑडिट कमिटी से मिलेगी। आपको कोई बात करनी है अगर, तो ऑडिट कमिटी इज देयर टू हेल्प यू आउट इन एट दैट मोमेंट, ठीक है। वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं, वो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए बैठे हैं। तो बोर्ड चाहे भले कितना भी बिजी हो ना, बट ये सब चीजें आपको ऑडिट कमिटी से हेल्प से मिलेंगी। आया समझ में, यस और नो, हाँ या ना। ये बात मतलब मैंने सिर्फ खाली फर्स्ट पॉइंट डिस्कस नहीं किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट्स में ये सब बातें आ गई। आ रही बात समझ में, यस और नो, आया ना। यस सर। यस सर। तो दैट्स हाउ द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द क्रेडिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पब्लिश, ठीक है। सी दैट दैट दे आर बेसिकली कोऑपरेटिंग विद द ऑडिटर्स, एंड इट इज देयर फर्स्ट रोल, and the second role is to look into the process ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस पूरी प्रोसेस के ऊपर एक नजर बना के उनको रखनी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का काम ऑडिट कमेटी का नहीं है, काम तो मैनेजमेंट ही करेगा, काम तो जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही करेंगे। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी हो रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का जो प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस को ऑडिट कमेटी खड़े होकर के देख रही है कि भाई ये प्रोसेस सही से काम करे, अच्छे से काम करे, ताकि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली दैट विल गोइंग टू बी पब्लिश्ड, वो इंफॉर्मेशन सही पब्लिश्ड हो, है ना। कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई काम ये लोग कर रहे हैं, काम तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का किसका है, वो तो डायरेक्टर्स का ही है, मैनेजमेंट का ही है, यस और नो।
है ना भाई? किसका काम है ये बताओ यहाँ पे? काम किसका अल्टीमेटली? who will draft the financial statement? Who will draft the financial statement? Ultimately it is the management. Yes, sir. तो काम वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोसेस उन लोगों ने डेवलप कर रखा है उस प्रोसेस को देखने के लिए हमने ऑडिट कमेटी बना दी, जिसमें सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो दे आर लुकिंग फ्रॉम अबव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और वो देख रहे हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ से पब्लिश हो, ठीक है, ऑडिटर के हाथ में आने से पहले, जो ऑडिटर आएगा वो देखेगा फिर बताएगा वो सब चीज, तो ऑडिटर के हाथ से में आने से पहले वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ठीक है, वो एरर फ्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये वो देख रहे हैं। सो दैट्स हाउ द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड। ठीक है, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भाई अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा, और ऑडिट कमेटी है तब क्या होगा। ठीक है, ऑडिट कमेटी के एब्सेंस में ये काम कौन करेगा? ये कौन देखेगा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हमारी जो प्रोसेस है वो अनबाइज्ड है, वो प्रोसेस इम्पार्शियल प्रोसेस है, वो प्रोसेस सही प्रोसेस है? ये देखने वाला कोई नहीं है, बस मैनेजमेंट कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी है, वो करेगा वो काम को, फिर वो अल्टीमेटली दिस थिंग विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो वो एक बीच का लिंक है वो यहाँ पर, कि ऑडिटर के हाथ में इंफॉर्मेशन आने से पहले वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो ये चीज? आगे पढ़े, Yes, sir. जल्दी बताओ, हाँ या ना, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आवाज आ रही नहीं आ रही? शोगो, सिमरन, वैदिक? Yes, sir. यस सर। Clear. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट कमिटी: इंक्रीजिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, द क्रेडिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पब्लिश फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, असिस्टिंग डायरेक्टर्स इन मीटिंग द रिस्पांसिबिलिटीज इन द रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेंथनिंग द इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ कंपनीज एक्सटर्नल ऑडिटर बाय प्रोवाइडिंग an additional channel of communication. So see how it is clearly stated that the audit committee is the additional channel of communication. Anything you want to convey to the board, if the board is not listening to you, you can go to the audit committee and try to make that communication with them, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो हो वो सॉल्व हो सके। वैसे तो खैर बहुत सारे केसेस में बोर्ड से बात करने की आपको जरूरत नहीं होती है, ऑडिट कमिटी आप उनके साथ। तो ये सब फायदे हैं ऑडिट कमेटी के होने से। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है थ्रू एन इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट इशू विद द एक्सटर्नल ऑडिटर, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन द ऑडिट ओपिनियन, एज द ऑडिट कमिटी विल मॉनिटर द इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। सो नाउ हियर इज अनदर थिंग। देखो, अब ऑडिट कमिटी दो चीजें मॉनिटर कर रही है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मॉनिटर कर ही रही है, वो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। तो देखो, वो एक ऑडिट कमेटी के दोनों काम है, मतलब एक तो ये देखना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाए जा रहे हैं, एक तरफ वो ये भी देख रही है कि जो पर्सन इनको ऑडिट करने आ रहा है वो पर्सन इंडिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो सकता है कि बोर्ड उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि जहां पे ऑडिटर अपना काम इम्पार्शियल नहीं कर पाए, ठीक है, बाइस्ड होकर के करे, तो उन सर्कमस्टांसेस को वो मॉनिटर करती रहेगी कि भाई इस तरीके से हमारी तरफ से कोई दबाव जो है वो ऑडिटर के ऊपर नहीं बने, और ऑडिटर अपना काम इंडिपेंडेंट होकर के करे। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात यहाँ पे मेरी? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, and it will also helps you to create this stronger control environment, as the audit committee help to create a culture of compliance and control. The skills, knowledge and experience of the audit committee members can be invaluable resource for the business. तो उनकी जो skills हैं, knowledge है, experience है, वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए invaluable resource हो सकते हैं। ठीक है, it may be easier and cheaper to arrange finance. The presence of audit committee can give perception of good corporate governance. ठीक है ना? अब फाइनेंस अरेंज करने में कैसे हेल्प करता है? देखो, जब आप बहुत बड़ी कंपनी होते हैं और आप जब पैसे मांगने जाते हैं तो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है कि भाई आप कंप्लाइंस के अंदर कैसे हैं, आप कानूनों की पालना कितने अच्छे से करते हैं, आप लॉ को कितने अच्छे तरीके से कंप्लाइंस करते हैं। ठीक है, तो ऑडिट कमिटी इस बात का साइन है कि भाई हम लोग, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, हम कंप्लाइंस कर रहे होंगे चीजों की, ठीक है ना?
तो जो फाइनेंसर है, जो पैसे देने वाला पर्सन, वो देखेगा ठीक है यार, बिकॉज देयर इज ऑडिट कमिटी और इस बात के चांसेस कम है कि कोई किसी तरह का फ्रॉड कम हो रहा होगा, कंप्लाइंस अच्छा होगा, कंट्रोल अच्छा होगा, तो वो आपको ज्यादा इजीली पैसे दे देंगे. इट विल बी अ लेस ऑफ अ बर्डन टू मीट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एन ऑडिट कमिटी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. अब लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है? लिस्टिंग समझते हो किसको कहते हैं? जल्दी बताना. व्हाट इज लिस्टिंग? तो शेयर मार्केट में वो हम्म. पब्लिक करना कंपनी को। शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कराना, इट इज कॉल्ड एज लिस्टिंग, है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप लिस्ट कराने जाते हो तो कंप्लाइंस की लंबी चौड़ी लिस्ट है फिर. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हो जाती हैं, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कंप्लाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है. तो कमिटी का होना आपके लिए लिस्टिंग रिक्वायरमेंट आसान कर देता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे कमिटी नहीं है तो शायद आप लिस्टिंग नहीं करा पाओगे. तो अगर इफ देयर इज ऑडिट कमिटी, आपके लिए लिस्टिंग कराना आसान हो जाएगा. बस इतनी सी बात. द इंटरनल ऑडिट फंक्शन विल रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी. इसके अलावा जो हमारा इंटरनल ऑडिट का काम होगा, ठीक है, ऑडिट दो तरह की, एक्सटर्नल ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट. तो एक्सटर्नल ऑडिट को तो की इंडिपेंडेंस को तो आप देख रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट रहे, हमारी तरफ से दबाव नहीं हो. लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है वो, उसको तो पूरा, वो तो रिपोर्ट ही आपको सीधा करेगा. ठीक है, वो भी बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो सीधा किसको रिपोर्ट करेगा? वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा. ठीक है भाई, आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? ये चीज क्लियर है Yes, भाई? sir. जल्दी बताओ, आगे बढ़े फिर. यस सर, समझ रहा है। हम्म. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? मतलब डिसएडवांटेज से मतलब ये नहीं कि, बट ऑडिट कमेटी बना देने से कोई फायदे भी, कुछ नुकसान भी होते हैं ना, वो चीज देखने वाली बात है. नुकसान क्या है? कि कमेटी आपने बना दी, लेकिन जो लोग कमेटी में हैं, वो वो लोग या तो, मतलब कई, क्योंकि देखो सही जॉब के लिए सही पर्सन ढूंढना बहुत जरूरी है. आपके पास जॉब पोजीशन है, उस जॉब पोजीशन पे रह करके जो पावर्स आपने उसको दी हुई है, जो ड्यूटीज आपने उसको दी हुई हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उसको पूरी दी हुई है, अगर वो पर्सन उस पोस्ट, हो सकता है वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपने सोचा हो. अब कोड बोल रहा है कि भाई ये सारे काम करने हैं, अच्छी बात है, कोई रह करके ये सारे काम करेगा तो, लेकिन अब उस जगह पे ऐसे कोई पर्सन है जिनके पास ना तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, ना टाइम है, ना रिलेवेंट स्किल है. तो कमिटी अपना काम सिर्फ नाम को, नाम का रह जाएगा. नाम का रह जाने का मतलब होता है ना कि बस ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कमिटी, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव दोस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स. तो वो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे. ठीक है ना? तो इन्होंने ही बोला है कि इन केस इफ द पर्सन दैट आर अपॉइंटेड ऑन द ऑडिट कमिटी आर नॉट द राइट पर्सन, they do not have the particular relevant skill, experience and the sufficient time, then the committee become ineffective at all. ठीक है ना? It will not give you the desired results. So this is the disadvantage. First disadvantage, if the person that are being appointed are not the right persons. ठीक है. The second point, the audit committee is a very senior committee and you have to recruit the members, because it is the part of board, the members are board of director, you will have to pay a hefty sum of hefty sum of fees. आप इनको सैलरी नहीं देते हो, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दी जाती, ये चीज ध्यान रखना ना. जैसे हम काम करते हैं तो ऑडिटर फीस मांगते हैं, वैसे ही इनको भी इनके बैठने के लिए, इनके मीटिंग अटेंड करने के लिए वो फीस पे करी जाती है. एंड इट विल बी गोइंग टू बी अ लॉट in terms of money. It will definitely be a bigger amount that you have to pay. ठीक है, छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं ना कि ठीक है महीने के, दिन के 2-4 हज़ार रुपए दे दिए बहुत हो जाएगा. मतलब अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो शायद एक दिन के 2 घंटे की भी उसको आपको हो सकता है कि, से फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया यू हैव टू पे अ सम ऑफ ₹50,000 to 1 lakh फॉर अ डे. इतना अमाउंट देना पड़ सकता है, तो बहुत एक्सपेंसिव पोस्ट होती है. आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? हाँ है ना? यस सर. ठीक है. सो
अब अभी तक बात हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कर रहे थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अलावा जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है, इन प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए एफआरसी, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, इट इज बेसिकली अ काउंसिल बेस्ड इन यूके, ठीक है। तो वहां की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ पे बॉडीज हैं, सेबी है, आरबीआई है, वैसे वहां पे एफआरसी है, ठीक है। इंडिया में समझते हो ना, सेबी के बारे में आप जानते होगे, आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। और भी दूसरी हम बॉडीज हम लोगों की होती है, सबका अपना अपना काम है। तो उसी तरीके से वहां पर भी काउंसिल है जिसको एफआरसी कहते हैं। तो एफआरसी हैज गिवन इट्स ओन गाइडलाइंस, ठीक है। इस कोड की के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए हमारी एफआरसी की गाइडलाइन क्या है। तो एफआरसी क्या कह रहा है यहाँ पे, द गाइडेंस इज डिजाइन टू असिस्ट कंपनी बोर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इन्होंने अपनी खुद की गाइडेंस दी है कि भाई जो कंपनी के बोर्ड्स को मदद करेगी जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की गाइडलाइंस को आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है? व्हाट आर दीज गाइडलाइंस, किसने इस गाइडलाइंस को बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या पर्पस है, ये समझ में आया या सुनो? आगे पढ़े इसको, Yes, sir. ठीक है। कंपनीज विद द प्रीमियम लिस्टिंग आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कोड और एक्सप्लेन व्हाई दे। अभी देखो क्लियरली इन लोगों ने फर्स्ट बात बोली है कि कंपनी विद प्रीमियम लिस्टिंग, सो द कंपनीज which are not a premium listing company are not required to comply with the code। तो ये कोड सबके लिए नहीं है, सारी कंपनीज को मानने की जरूरत नहीं है। वो कंपनीज जो कि कंपनीज प्रीमियम लिस्टिंग वाली कंपनीज हैं, उनको इस कोड को कंप्लाई करना है, और अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं, दे हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दे हैव नॉट डन सो, ठीक है, why they are not been able to the comply with the provisions of this code। ये चीज बहुत ध्यान से रखना, ठीक है ना। सो इट इज ओनली फॉर द कंपनीज दोज हु आर प्रीमियम लिस्टिंग कंपनीज। Audit committee arrangement should be proportional to the task and will arrive according to the size and complexity of the company। So whatever arrangements you are making with the audit committee, it should be proportionate to the task and will arrive according to the size and complexity। सो अब कमिटी कितनी होगी, उसमें मेंबर्स मिनिमम 3 मेंबर्स हैं, तो आप जरूरी नहीं है 3 मेंबर्स ही रखें। अगर कंपनी का साइज बड़ा है, काम उनके पास ज्यादा है, कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको उसके मेंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो अरेंजमेंट आपके जो है कमिटी के प्रोपोर्शनेट टू द साइज होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? सेकंड पॉइंट, थर्ड पढ़े आगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देयर शुड बी अ फ्रैंक ओपन वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द ऑडिट कमिटी चेयर, बोर्ड चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंस। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सब में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, खुल करके बात करो, ओपन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द ऑडिट कमिटी इज केप्ट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड, ऑल डायरेक्टर मस्ट कोऑपरेट विद द ऑडिट कमिटी, ठीक है। मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि भाई सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ऑडिट कमिटी को टाइमली प्रोवाइड करी जाए। द कोर फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी, अब कोर फंक्शंस होंगे क्या क्या ऑडिट कमिटी के, ओवरसाइट, असेसमेंट एंड रिव्यू। दीज आर दी जो है हमारे कोर फंक्शंस है। वापस से सुन लेना, ओवरसाइट इट मींस द सुपरविजन, assessment and review, it is not duty of the audit committee to carry out the function that belongs to other। तो आपका काम दूसरों का काम करना नहीं है, it is only the supervision that you should be do, it is only the assessment, it is only the review you will do। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका काम नहीं है, वो काम मैनेजमेंट का है, वो करेगा ये काम। आपको देखना है कि मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जो प्रोसेस उन्होंने बनाई है वो प्रोसेस आप देखिए, उसका असेसमेंट कीजिए, उसको रिव्यू आप कीजिए। अदरवाइज आप खुद ही ये काम नहीं करने लग जाएंगे। आपका काम सिर्फ सुपरवाइज करना है, ऊपर से खड़े होकर के देखना है अच्छा ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। नाउ कंसीडर, इसको ऐसे एग्जाम्पल से कंसीडर कर सकते हो कि किसी के तुम्हारे घर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक पड़ोस के अंकल हैं जिनको काम नहीं करना, ठीक है, लेकिन वो ऊपर खड़े होकर के देखते रहेंगे कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उनके देखने से, आपको दिक्कत है क्या उनके देखने से कि वो खड़े होकर के ऊपर से काम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा? ये सुनो, है नो क्या कोई सर। दिक्कत? हाँ या ना? जल्दी बताओ, आपको कोई दिक्कत है कि वो अगर आपका काम खड़े होकर के देखने लग जाए तो? No, sir.
लेकिन उसका फायदा क्या है? लेकिन उसका फायदा ये है कि अगर कोई काम गलत हो रहा होगा तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि यार ये देखो काम सही नहीं हो रहा। तो हमें उनके अंकल के काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो हमारे लिए फायदे वाली बात यह है कि भाई हमारे लिए कोई पर्सन है जो उस पूरी प्रोसेस को ऊपर से खड़े होकर के देख रहा है। ठीक है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो बता रहा है, ठीक है मेरे को तो फायदा ही है उस चीज का, है ना भाई? फायदा है या नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ। हाँ, तो बस ये चीज दिमाग में, तो ऑडिट कमेटी बस वही कमेटी है, वो खुद कुछ काम नहीं करेगी। ठीक है, ना उसे गड्ढा खोदना है, ना उसे ईंटें लगानी है, सब काम मैनेजमेंट ही करेगा। वो सिर्फ उस काम का असेसमेंट एंड रिव्यू करेंगे। दे शुड मेक श्योर देयर द प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटर, बट शुड नॉट डू द मॉनिटरिंग देमसेल्व्स। तो अब इनका काम क्या है कि भाई इंटरनल कंट्रोल सही से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, उनकी मॉनिटरिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है, तो वो ये देखेंगे अच्छा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वो बोर्ड को बोलेंगे भाई देखो रिकमेंडेशन दे कि ये चीज सुधारने की जरूरत है, बट वो खुद से मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, वो खुद से कोई दूसरी इंटरनल कंट्रोल डिजाइन नहीं करेगी। ये सब काम मैनेजमेंट के जो करेगा। तो बोर्ड शुड रिव्यू द ऑडिट कमिटी इफेक्टिवनेस एनुअली। और देखो, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं, जैसे ऑडिट कमेटी देख रही है मैनेजमेंट के काम को, वैसे ही ऑडिट कमेटी अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही, ये काम बोर्ड को देखना है। तो ऑडिट कमेटी के काम की भी का रिव्यू जो है वो बोर्ड करेगा, कब करेगा? एनुअली करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? वर्क ऑफ ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी के काम का रिव्यू कौन करेगा? बोर्ड ही करेगा। कब करेगा? एनुअली करेगा। याद रह जाएगी ये बात बेटा? ठीक है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े फिर। शुभ, सिमरन, वैदिक। यस सर। चलिए नेक्स्ट, दी ऑडिट कमिटी अब अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देगा। देखो कमेटी में मेंबर हो सकते हैं, 2 या 3 मेंबर्स हो सकते हैं, तो आप उन मेंबर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जितनी मीटिंग करने की जरूरत है उतनी मीटिंग कीजिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। नो फ्यूअर देन 3 मीटिंग्स। तो द मिनिमम मीटिंग्स दैट द ऑडिट कमिटी शुड डू इज 3। बट ये सिर्फ वो नहीं है कि मिनिमम 3 मीटिंग्स आप करें, आपके काम के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी आप कीजिए, बट मिनिमम एनुअली कम से कम 3 मीटिंग्स आपको करनी चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर से मिलिए, मैनेजमेंट के बिना मिलिए, जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट को लोगों को बुलाइए, एटलीस्ट एनुअली टू डिस्कस एनी इशू राइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। तो मैनेजमेंट की के एब्सेंस में आप इंटरनल ऑडिटर से मिलिए, एक्सटर्नल ऑडिटर एटलीस्ट एनुअली साल में एक बार मिलिए। बोर्ड को रिपोर्ट कीजिए कि कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। ठीक है, इन शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इंश्योर कीजिए, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्टेड इन रिलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल को लेकर के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वो इंश्योर आप कीजिए। रिव्यू एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज एंड जजमेंट इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर उनको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के अगर कोई इश्यू मिलता है, ठीक है, तो ऐसा इश्यू उनको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड जजमेंट्स एंड कनेक्शंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से संबंधित अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू या जजमेंट उनका है तो वो रिव्यू उनको करना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई चीजें? याद आपको ये करने पड़ेंगे, देखो अच्छे से समझ लोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, नहीं समझोगे तो फिर याद नहीं होंगे। समझ में आ रही है पॉइंट्स यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स और जजमेंट्स, इनकी एप्रोप्रिएटनेस को आपको कंसीडर करना है कि ये हमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सिग्निफिकेंट हम लोग जिन पे रिलाय हम लोग करते हैं, जिनकी बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स लिए हुए हैं, जजमेंट्स लिए हुए हैं, उनकी एप्रोप्रिएटनेस को कंसीडर कीजिए। मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगिए ऑन द सिस्टम effectiveness of systems and the conclusions of any testing carried out by internal and external auditors। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर आप रिपोर्ट मांग सकते हो। ठीक है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कंक्लूजन्स। अच्छा, किस, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि भाई सिस्टम के ऊपर किस चीज की रिपोर्ट आप मांग सकते हो। ठीक है, अगर कोई टेस्ट इन सिस्टम्स के ऊपर परफॉर्म किया गया है
बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स और बाय द इंटरनल ऑडिटर्स। देखो इंटरनल ऑडिटर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स ड्यूरिंग देयर वर्क दे टेस्ट लॉट ऑफ सिस्टम्स, दे टेस्ट लॉट ऑफ कंट्रोल्स, उनके ऊपर रिपोर्ट वो उनके जो भी कंक्लूजन्स पहुंचते हैं जो भी होती है तो उसके ऊपर रिपोर्ट वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि भाई देखो ये आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, हमने इसको टेस्ट किया नहीं किया। तो रिपोर्ट्स आप मैनेजमेंट से मांग सकते हो। आ रही बात समझ में यहाँ पे? किस तरह की रिपोर्ट्स मांगने की बात कर रहे हैं, कौन से सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है? एक और बार समझा दीजिए। हाँ वापस समझाता हूँ। रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स एंड द कंक्लूजन्स ऑफ एनी टेस्टिंग कैरिड आउट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। देखो सिस्टम, सिस्टम से शब्द से मतलब है सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो कोई इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम हो सकता है। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? भाई इंटरनल कंट्रोल मींस कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको कि कोई गलती रोकने के लिए या फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया हो, या उस कोई किसी तरह की गलती या फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, या उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। तो उन सिस्टम्स को हम लोग बेसिकली इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है? नाउ व्हेन द ऑडिटर स्टार्ट्स इट्स वर्क, तो उनका सबसे पहले काम यही होता है कि इस तरीके के सिस्टम्स को टेस्ट करना कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है? से फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ कि परचेज करने का आपका प्रोसीजर है एक, है ना? कोई कंपनी है, वो परचेज परचेज होती है, सारी कंपनीज में होती है परचेज, यस और नो? यस सर। तो अब जब आप परचेज करते हो, सो पर कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि सर हमको 10,000 यूनिट्स परचेज करनी है, ये हमारा परचेज ऑर्डर है। तो आपने उस परचेज ऑर्डर की 3 कॉपी बनाई। एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट ने अपने पास रखी, एक कॉपी उसने अपने गोडाउन पे भेज दी जहां से वो मटेरियल डिस्पैच होगा, और एक कॉपी उसने अपने अकाउंटिंग को भेज दी। 3 कॉपीज बनाने का सिस्टम उनके यहाँ पर है। सो इट इज अ कंट्रोल। क्यों है ऐसा सिस्टम? उसका पर्पस ये था कि भाई परचेज डिपार्टमेंट को भी पता हो कि परचेज ऑर्डर क्या है, परचेज गोडाउन वालों को पता हो कि भाई परचेज ऑर्डर क्या है, अकाउंट्स वालों को पता हो परचेज ऑर्डर क्या है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई गलती नहीं हो। भाई अकाउंटिंग वालों को अकाउंटिंग करनी है, गोडाउन वालों को वहां से गुड्स डिस्पैच करने हैं, तो वो एज पर परचेज ऑर्डर ही उसको डिस्पैच करें। तो एक सिस्टम आपने बनाया। आया समझ में यहाँ पे एग्जाम्पल? यस और नो? यस सर। यस सर। सो दिस इज नाउ दिस इज अ सिस्टम। अब एक्सटर्नल ऑडिटर जब आएगा और ऑडिट करेगा तो इस सिस्टम को टेस्ट करेगा। कैसे करेगा वो हम ग्रेजुअली हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसको टेस्ट करेगा और टेस्ट करके अपने कंक्लूजन्स पे पहुंचेगा कि ये कंट्रोल जो बनाया गया है, क्या ये कंट्रोल अपना काम करता है या नहीं करता है, ठीक है? क्या इस जिस पर्पस के लिए इस कंट्रोल को बनाया था वो पर्पस अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अब ऑडिट कमेटी कह रही है क्या कि अच्छा ये, क्योंकि एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर आपने उसको टेस्ट किया, आपके पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप मैनेजमेंट को दे चुके हो, ऑडिट कमेटी वो रिपोर्ट मांग सकती है यहाँ पे मैनेजमेंट से। क्लियर है बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। शुभ समझ में आ गया? सिमरन समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आप रिपोर्ट रिसीव कर सकते हैं मैनेजमेंट से on the effectiveness of systems and conclusions of any testing carried out by internal external auditors. ठीक है, review the system established by management to identify, assess, manage and monitor financial risk. इसके अलावा मैनेजमेंट ने जो सिस्टम्स रिस्क के आइडेंटिफिकेशन, उसके असेसमेंट, उसके मैनेजमेंट और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे स्टैब्लिश किए गए सिस्टम्स को रिव्यू आपको करना चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के बनाए गए इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर एंड रिव्यू हमारी ऑडिट कमेटी करेगी। सो देयर इज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अभी इंटरनल ऑडिट फंक्शन कितना अच्छे से काम कर रही है, इस चीज की मॉनिटरिंग आप कीजिए, इस चीज को रिव्यू आप कीजिए। और अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है तो ये देखिए कि क्या एनुअली एक बार इस चीज का असेसमेंट कीजिए कि क्या कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराने की जरूरत, मतलब एक डिपार्टमेंट अलग से बनाने की जरूरत है या नहीं। दैट यू हैव टू आल्सो डू। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? लास्ट पॉइंट पढ़े।
समझ में आ गया यहाँ तक? पिछला वाला पॉइंट आगे पढ़े भी। यस सर। नेक्स्ट है रिव्यू द विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट फॉर स्टाफ ऑफ डे। देखो विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। कई बार आप देखते हो कुछ बच्चे, आपने कुछ बदमाशी करी, उन्होंने खड़े होकर टीचर को बोल दिया सर ये बदमाशी कर रहा है। होता है नहीं बच्चे कुछ ऐसे? यस और नो? यस सर। होते हैं। अब आपको उस बच्चे पे गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि इसने मेरी कंप्लेन करी? नहीं आएगा। आएगा? आएगा। नहीं आएगा? आएगा, जल्दी बताओ। आएगा आएगा। सर। आएगा ना। अब आप क्या करोगे लंच में फिर? क्या करोगे लंच में? यस, क्लास स्कूल खत्म होने के बाद क्या करोगे? यही बोलोगे उसको, आजा बाहर देखता हूँ तेरे को, तूने भी शिकायत करी, बोलोगे नहीं बोलोगे? बाहर आ, बताता यस हूँ तेरे सर। को, तो मैं, तूने भी शिकायत करी ना, अभी बताता हूँ मैं, ये करोगे? यस सर। हाँ ये करो। तो ये जैसे ही आप स्कूल में जो ये हरकत आप कर रहे हो, वैसी हरकतें कंपनी में भी होती हैं। ठीक है, आपका कलीग है, काम कर रहा है, आप भी काम करो, लेकिन अगर आप कुछ बदमाशी कर रहे हो, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड कमिट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात है, और पास वाले ने खड़े होकर के आपकी शिकायत कर दी ऊपर, तो डेफिनेटली बात है आप उसको यही बोलोगे कि बाहर निकल, फिर बताता हूँ तेरे को मैं, तूने मेरा राज खोला। तो इस वजह से क्या होता है, एक दिस फियर विल डेफिनेटली क्रिएट एनवायरनमेंट जहां पे एक दूसरे की लोग शिकायत नहीं करेंगे। तो स्कूल में भी आपके ऐसा ही होगा कि आपके बच्चे आपस में एक दूसरे की शिकायत इसलिए नहीं करते, उनको पता है यार लड़ाई होगी, तो ऐसा होगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है। अब लेकिन कंपनी में आप चाहते हो कि विसल ब्लोइंग हो, अगर कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है, कोई मैटर ऑफ कंसर्न है, तो मैनेजमेंट ये चाहता है कि लोग हमें, हमारे लोग आकर के बताएं कि देखो सर ये प्रॉब्लम चल रही है, समवन इज डूइंग समथिंग जिससे कि कंपनी को नुकसान होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉय के अंदर भरना पड़ेगा कि भैया अनोनिमसनेस यहां पर रहेगी। अगर तूने कंप्लेन करी तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि तूने कंप्लेन करी है। ठीक है, वो आपको कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में भरना पड़ेगा, तभी वो आएगा ना यहाँ पर विसल ब्लो करने के लिए कि देखो यहाँ पे कोई फ्रॉड कमिट हो रहा है। यस और नो? आया ना? यस सर। ठीक है। सो दिस कॉन्फिडेंस हैव टू बी बिल्ड अमंग द एम्प्लॉयज। अच्छा, ये काम कैसे होगा? ये काम मैनेजमेंट जाने, मैनेजमेंट का काम जाने, इसमें ऑडिट कमेटी का क्या लेना देना है? ऑडिट कमेटी का सिर्फ इतना सा है कि उसको इस अरेंजमेंट को रिव्यू करना है कि भैया विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट है कैसे, तो मैनेजमेंट इस अरेंजमेंट को करे, मैनेजमेंट ये सिस्टम बनाए कि किस तरीके से हम लोग अनोनिमसनेस क्रिएट करेंगे, कैसे विसल, क्या हमारी विसल ब्लोइंग पॉलिसी होगी, वॉट एवर विल बी द पॉलिसी, इट विल बी रिव्यूड बाय द ऑडिट कमिटी। क्लियर है भाई? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? आ गया समझ में? आया ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो एक चीज आप जब नोटिस करेंगे, सर इतने सारे काम पड़े, कहीं पर भी हमने देखा कि ऑडिट कमेटी खुद से कोई कुछ काम कर रही है, खुद का कोई काम है उसका यहाँ पे, कि यही देखने का काम है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, यही काम है बस इनका देखने का कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, यही काम है। यस और नो? ये चीज नोटिस करी आपने? इतने सारे काम हम लोगों ने डिस्कस किए इनके, तो नहीं किया? नोटिस नहीं किया आपने ये काम, ये चीज? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, क्या हो गया? सिमरन, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वैदिक, सर आ सिमरन, रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही नहीं आ रही मेरे यस यहाँ पे? सर। हम्म। तो जवाब दो ना। ये चीज नोटिस करी है आपने यहाँ पे कि भाई इन लोगों का काम क्या है अल्टीमेटली ले दे करके, कि भाई ये लोग दूसरे का काम देख रहे हैं, कि बोर्ड अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, खुद का कोई काम अलग से नहीं है इनका, इनका ले दे करके पूरा यही काम है कि बोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े इसको, ये सुन लो। Yes, sir. चलिए,
सो द नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट। ये आज खत्म कर लेते हैं। देखो एनुअल रिपोर्ट, जो भी सारे काम अभी तक हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे काम आपको उस काम के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वर्क ऑफ ऑडिट कमिटी विल बी डिस्क्राइब्ड इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द कमिटी। तो एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर सेपरेट सेक्शन बनाया जाएगा जिस सेक्शन के अंदर हमारी ऑडिट कमेटी के किए गए सारे कामों की के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि एक रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के ऊपर समरी आएगा, मेंबर्स के नाम आएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन आएगी, कितनी मीटिंग्स उन लोगों ने करी है, नंबर, क्या क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज उन लोगों ने कमिटी ने कंसीडर किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के कैसे उनको एड्रेस किया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोसेस का इफेक्टिवनेस का कैसे आपने असेसमेंट किया, क्या अप्रोच आपने यहाँ पर दिखाई है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट में। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सटर्नल ऑडिटर नॉन ऑडिट सर्विसेज बना रहा है दे रहा है तो कैसे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस को आपने सेफगार्ड किया। ठीक है, अगर ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड के बीच में डिसएग्रीमेंट कभी आया है जो कि रिजॉल्व नहीं किया गया तो ऑडिटर द ऑडिट कमिटी शुड हैव द राइट टू रिपोर्ट। तो देखो देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि अनरिजॉल्व रह गए। ठीक है, जिनको हम सुलझा नहीं पाए। ठीक है, ये बात बोर्ड के सामने और ऑडिट कमेटी के बीच में हुई। ऑडिट कमेटी ने बताया सब ये इशू है, ऐसी ऐसी बात है। बोर्ड नहीं हुआ उससे हमारे, या बोर्ड उसके साथ हम लोगों के साथ जो है बात नहीं बैठी और उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसा अनरिजॉल्व इशू ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन, सॉरी, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर बताया जाएगा। वो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई देखो ये इशू आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? इतना तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिफिकल्ट, सिंपल से सिंपल सिंपल सी बात है। Yes, sir. ठीक है, एंड दी ऑडिट कमिटी चेयरमैन शुड बी प्रेजेंट इन दी एजीएम टू आंसर दीज क्वेश्चंस। कोई इन चीजों के जवाब को लेकर के ऑडिट कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो एजीएम में बैठेगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई यहाँ तक, यस और नो? आया ना? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कल आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। कल हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट मैटर्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पीछे के वीडियो जरूर तुम लोग देख के आना, है ना, स्पेशली शुभ, ताकि वो आगे का समझ में आना चालू हो। वैसे भी चैप्टर खत्म होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली एक दो क्लासेस में खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट हो आज की क्लास में तो बताओ। नहीं है कोई डाउट? नहीं किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है? आया ना? यस सर।